हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मेशन द कॉन्सेप्ट बिल्डर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी शुरू करेंगे और उसका सेल से हम लोग शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट है। सेल आइए शुरू करते हैं। सेल सेल क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of any form of life। ठीक है, समझ गए? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। दूसरे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कैसे देखते हैं, ब्रिक जैसे मान लीजिए ईटा जो हो गया, घर देखते हैं कितना बड़ा बड़ा बनता है, एक माला, दो माला, पाँच, चार माला, पाँच माला। लेकिन वो बेसिकली किस चीज़ से बना होता है? ब्रिक्स। एक एक ब्रिक्स एक के ऊपर एक अरेंज होते होते उतना बड़ा बड़ा इमारत बनाते हैं, जैसे होता है ना, ब्रिक्स हुआ, इसके ऊपर एक और ईटा रखते हैं हम लोग, फिर और ईटा, इधर ईटा, ऐसे करके जोड़ते चले जाता है दीवार, और फिर बन जाता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग। उसी तरह से सेल्स भी इसी तरह से एक दूसरे से जुट जुट के बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं बॉडीज़ का, ह्यूमन लाइफ का। जैसे हम लोग हो गए, फिर एनिमल बॉडी हो गया, प्लांट बॉडी हो गया, ये सब जो बने हुए हैं एकदम, इनका बेसिक यूनिट जो है, सबसे छोटा यूनिट जो है वो सेल है। ये बहुत सारे सेल्स मिलके हम लोग का फॉर्मेशन किया है, और एनिमल्स का, प्लांट्स का, सबका। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, किसी भी तरह का जीवन का शुरुआत जो है वो सेल से होता है। ठीक है, तो सेल होता कैसा है और क्या होता इसमें? सेल जो मेनली कंपोज होता है, वो ये मेनली कंपोज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म से, या प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो कि होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं सेल स्ट्रक्चर। एनिमल सेल का एक एग्जांपल लेते हैं, टिपिकल सा। ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, पहला याद रखना है कि डबल मेम्ब्रेन होता है। कोई भी सेल जो है दो लेयर का बना हुआ होता है, इसी को हम लोग दो लेयर को ही डबल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और फिर
यहाँ पे सेंटर में ऑलमोस्ट इस तरह से न्यूक्लियस बना हुआ लोकेट रहता है। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक, और ये हो गया साइटोप्लाज्म। ये जितना भी मैट्रिक्स फ्लूइड जो होता है, साइटोप्लाज्म फ्लूइड पार्ट होता है सेल का, जो कि ऑर्गेनल्स के मूवमेंट को हेल्प करता है। ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक, और फिर इस न्यूक्लियस में भी यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स मिलके सारा कुछ यहाँ पे होता है, जिसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ठीक है, फिर इस स्पेस जो होता है, इस स्पेस, खाली स्पेस जो बीच बीच में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, बीच बीच में गैप्स है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और ये पूरा जो न्यूक्लियस को कवर कर रहा है, जो लेयर जो बना रहा है डबल मेम्ब्रेन का, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। और इसके अंदर भी जैसे साइटोप्लाज्म है यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लूइड मैट्रिक्स, उसी तरह से इसके अंदर भी होता है। और इसको हम लोग, जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है मैट्रिक्स का, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियोप्लाज्म ये हुआ और साइटोप्लाज्म ये हुआ, दोनों को मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। समझिए कि ये हेडक्वार्टर होता है, सेल का हेडक्वार्टर होता है। ये सारा सेल कैसे फंक्शन करेगा, कैसे काम करेगा, सब वही न्यूक्लियस ही रेगुलेट करता है। उसको पूरा कंट्रोल सेल को न्यूक्लियस करता है। ठीक है, और फिर इसमें सेवरल ऑर्गेनेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। जैसे यहाँ पे गोल्गी बॉडी इस तरह से होता है, न्यूक्लियस के बहुत करीब। इस तरीके से डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये भी। इसे हम लोग बोलते हैं गोल्गी बॉडीज, गोल्गी या गोल्जी बॉडीज। ठीक, फिर इस तरह के स्ट्रक्चर पे पाया जाता है। इस तरह का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में हम लोग ER भी लिखते हैं, ER। ठीक है, और ये दो तरह का होता है। एक
प्लेन जिसमें कुछ नहीं है, मतलब स्मूथ होता है, स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है इसी में अगर राइबोसोम्स अटैच, राइबोसोम्स इसी के साथ अटैच होता है, इसके साथ साथ राइबोसोम्स ऐसे अटैच होता है। तो इस तरह से राइबोसोम अगर अटैच होगा तो उसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये नहीं रहेगा तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है जिसमें राइबोसोम होता है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल होता है, इसको राइबोसोम कहते हैं। ये पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड राइबोसोम, और राइबोसोम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कंटेनिंग राइबोसोम, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से, इसमें ये स्मूथ होता है, इसमें राइबोसोम नहीं होता है, तो ये जो है लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है यहाँ पे, मतलब पूरे सेल्स में फैला रहता है। मैं यहाँ पर बना के आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। इसे कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। सीधे पूछ देगा कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये सब ही ऑलमोस्ट जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स है या फिर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स हैं, उन सब का फेवरेट क्वेश्चन है ये। अगर साइंस में बायोलॉजी पार्ट से अगर उठाता है तो सीधे पूछ देता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया को चुनेंगे। या फिर वाइस वर्सा भी पूछ देता है कि इनमें से किसको पावर हाउस ऑफ सेल कहेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को फिर यह स्टेटमेंट दे देंगे तो उसमें दिखता है कि पावर हाउस ऑफ सेल इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है डबल लेयर, ये भी होता है, इसको कहते हैं लाइजोसोम। दिख रहा है ना आप लोग को? इसे कहते हैं लाइजोसोम। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। लाइजोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? लाइजोसोम को कहा जाता है, लाइजोसोम को कहते हैं सुसाइड बैग। सुसाइड बैग ऑफ सेल। ठीक, लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जो कि सेल्स के जो भी ऑर्गेनल्स डैमेज हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं उनको डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है, रिप्लेस कर देता है। मतलब समझिए कि सर्विसिंग वाला काम करता है, रिप्लेस करके नया के लिए जगह बनाता है कि नया ऑर्गेनल्स उसमें रीजनरेट कर सके। लेकिन वही जब इसीलिए उसमें कैपेसिटी इतना ज़्यादा होता है कि जब सेल भी पूरा का पूरा डेड हो जाए या डैमेज हो जाए तो पूरा सेल को ही वो डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है पूरा। इसीलिए उसको सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। पूरा का सेल को ही नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि एटीपी का सिंथेसिस यही होता है। खाना से जो हम लोग को एनर्जी होता है उसको ये बॉडी जिसको यूज़ करती है एटीपी के फॉर्म में, उस एटीपी में कन्वर्ट माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस तो हेडक्वार्टर सेंटर ऑफ सेल हो ही गया। न्यूक्लियस को सेंटर या कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं।
न्यूक्लियस को। ठीक, और इसमें और ये डबल सेल वॉल तो है ना, सेल मेम्ब्रेन तो लिख दिए, डबल मेम्ब्रेन होता है, इसे तो याद रखना है आपको। मेनली सेल जो है कंपोज इन्हीं सब चीज़ों का होता है। और एक चीज़ और इसमें बता दें इंटरेस्टिंग कि फ्रेंड्स, फिगर बनाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसमें मोटा मोटी इसी तरह से बना देना है। और द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लेबलिंग। अगर आप इसको करेक्टली दिखा रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर है, क्या है, कैसे काम कर रहा है, तब एग्जामिनर आपको नंबर देगा। ना कि ये फिगर अगर आप बहुत सुंदर बना देते हैं तो उस पर नंबर देगा। इसलिए क्योंकि ड्राइंग क्लास नहीं है, ये साइंस का क्लास है, तो इसमें आपको जो दिखाना चाह रहे हैं वो क्लियरली दिखना चाहिए, ना कि उसमें बहुत अच्छा ड्रॉ करके बहुत सुंदर वो करके करने की कोई ज़रूरत है। ऐसे ही रफली भी बना के आप ये सब सही दिखाना चाहिए कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियोपोर है, न्यूक्लियर एनवेलप है, ये सारा कुछ आपको सही सही दिखाइएगा तो एग्जामिनर आपको नंबर सही देगा। और एनिमल सेल से रिगार्डिंग यही है। ये एनिमल सेल का है, एनिमल सेल का ये फिगर है, एनिमल सेल का फिगर है। प्लांट सेल में इसी में प्लास्टिड, वैक्यूल, सेल वॉल, ये 3-4 चीज़ ऐड हो जाता है और वो सेल वॉल बन जाता है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एनिमल सेल में सेल क्या होता है और एनिमल सेल कैसे में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है और क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स है और कैसे काम करता है। और इससे रिगार्डिंग आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।